नमस्कार बच्चों, आज हम इंडक्शन मोटर की सीरीज़ में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इक्विवेलेंट सर्किट 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, जिसमें हम दो इक्विवेलेंट सर्किट इंडक्शन मोटर के डिस्कस करेंगे। पहला है अप्रॉक्सीमेट और दूसरा है एग्जैक्ट। ये दोनों इक्विवेलेंट सर्किट कैसे डिफरेंट हैं और कैसे इक्विवेलेंट सर्किट इंडक्शन मोटर का बनता है, उस सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए फिर चलते हैं। देखिए, इंडक्शन मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो क्या चीज़ बताती है? वो बताती है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक किसकी? इंडक्शन मोटर की। और कौन से कंडीशन में? स्टेडी स्टेट कंडीशन में। जब स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर हम इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक हम इक्विवेलेंट सर्किट से देख सकते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट से हम कोई भी पावर कैलकुलेशन हो, चाहे उसमें ड्रॉप कैलकुलेशन हो, लॉसेज कैलकुलेशन हो, वो इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू हम कर सकते हैं फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए। देखिए, जो इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर के ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसा कि जो प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्शन का, बेसिकली होता क्या है, ट्रांसफॉर्मर में जो वोल्टेज और करंट प्राइमरी से सेकेंडरी में जो ट्रांसफ़र होती है वो थ्रू होती है इंडक्शन। और सेम इंडक्शन मोटर में भी जो वोल्टेज और करंट ट्रांसफ़र होती है कहाँ से? स्टेटर सर्किट से लेकर रोटर सर्किट में, वो भी थ्रू होती है इंडक्शन प्रिंसिपल के थ्रू। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि इक्विवेलेंट सर्किट जो इंडक्शन मोटर का है वो बहुत सिमिलर है किससे? ट्रांसफॉर्मर में। कि जैसा कि हमने बताया था कि ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वोल्टेज या करंट ट्रांसफ़र होती है इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल के थ्रू। फिर मैंने एक चीज़ बताई कि इंडक्शन मोटर कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर का ही ट्रांसफॉर्मर जैसा ही है, बस उसमें डिफरेंट जो है वो है कि इंडक्शन मोटर में जो वाइंडिंग की होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटेड, जबकि ट्रांसफॉर्मर में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जिस वजह से जो इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इंडक्शन मोटर रोटेट करने लगती है। ट्रांसफॉर्मर में कंसनट्रेटेड वाइंडिंग होती है तो उस वजह से उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। बाकी सब कुछ सेम है, सेम प्रिंसिपल पे ऑपरेट होते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट भी दोनों का सिमिलर है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो हम इक्विवेलेंट सर्किट अगर डिज़ाइन करेंगे यहाँ इंडक्शन मोटर का, उसमें जो पैरामीटर्स लेंगे उसकी वैल्यू होगी पर फेज वैल्यूज़। तो अगर 3 फेज हो या सिंगल फेज हो, यहाँ हम 3 फेज के बारे में डिस्कस करेंगे तो जो वैल्यू और पैरामीटर्स लेंगे वो हम पर फेज वैल्यू बेसिस पे लेंगे। तो आप ये चीज़ आगे जब हम इंडक्शन मोटर का जो इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तब आप ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यूज़ होगी वो पर फेज वैल्यूज़ है। देखिए, यहाँ पर जो दिखाया हुआ है ये है स्टेटर जो बाहर वाला, और अंदर जो है ये है रोटर। और रोटर के ऊपर यहाँ ये जो शाफ्ट लगी है और इस शाफ्ट के थ्रू एक मैकेनिकल लोड कनेक्टेड है। अब यहाँ ये जो स्टेटर है, स्टेटर पे सप्लाई वोल्टेज है V1 और जो स्टेटर करंट है वो है I1। स्टेटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है R1 और उसका वाइंडिंग का रिएक्टेंस है X1। और ये जो ब्रांच है इसे हम शंट ब्रांचेस बोलते हैं। इसमें जो करंट फ्लो होती है वो है नो लोड करंट I0, और इस नो लोड करंट फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है, IW एंड Imu। जो IW है वो है कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, और जो Imu है वो है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो X0 में फ्लो होती है, और R0 में जो फ्लो होती है वो है कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। ये I1 डेज जो करंट है ये है बची हुई करंट I1 माइनस I0। जो हमें पता है कि जो स्टेटर की स्पीड होती है, स्टेटर की स्पीड मीन्स जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है स्टेटर वाइंडिंग में, उसकी जो स्पीड होती है वो होती है सिंक्रोनस स्पीड ns। और जो रोटर की स्पीड है यहाँ पर वो है n। जैसा कि हमें पता है कि इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होगी वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होगी, तो यहाँ पर जो स्पीड n है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड ns है। और ये जो आगे का पार्ट, ये जो सेक्शन दिखा हुआ है ये पूरा रोटर के लिए है। जो रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है SE2 या जिसे हम E2S बोलते हैं। रोटर की करंट है I2, रोटर का रेजिस्टेंस है R2 वाइंडिंग का, और रोटर वाइंडिंग का रिएक्टेंस है SX2। जैसे कि हमें पता है कि रोटर का जो सर्किट है वो कम्प्लीटली क्लोज होता है, तो यहाँ पर जो आगे है ये कम्प्लीटली क्लोज किया हुआ है। ये तो हमने बेसिक देखा कि आपका स्टेटर और रोटर इंडक्शन मोटर के कैसे होते हैं। अब हम बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है कि मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट सर्किट इंडक्शन मोटर का ट्रांसफॉर्मर के जैसा ही होता है, बट उसमें फ़र्क क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है, जो कि होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि ट्रांसफॉर्मर में जो लोड होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल लोड होता है।
बट इंडक्शन मोटर में प्रॉब्लम क्या है, इंडक्शन मोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टेटर में तो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ, जबकि रोटर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है स्लिप फ्रीक्वेंसी, जिसे आप बोलते हो एस एफ। तो दोनों फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। फिर सेकंड चीज़ क्या है कि जो रोटर का या इंडक्शन मोटर में जो लोड लगा होता है वो लोड है मैकेनिकल लोड। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम है ये आपकी इंडक्शन मोटर में आई है। ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल लोड होता है और उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसलिए वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इंडक्शन मोटर में ये दोनों प्रॉब्लम्स आती है, जिस वजह से हमें इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए वो देखते हैं कि हम उन दोनों प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट करते हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर मेंशन आउट है कि स्टेटर और रोटर की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी है और रोटर की स्लिप फ्रीक्वेंसी है। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है कि मैकेनिकल लोड होता है यहाँ पर शाफ्ट के ऊपर, जबकि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल लोड होता है। तो चलिए वन बाय वन हम दोनों के इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, पहले स्टेटर के लिए फिर रोटर के लिए। तो ये स्टेटर के लिए देखते हैं स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या है। देखो जिसमें इस स्टेटर का द स्टेटर मॉडल कंसिस्ट ऑफ स्टेटर फेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1 और रिएक्टेंस X1, ये वाला सप्लाई वोल्टेज V1 है। अब इसमें जो नो लोड करंट होती है I0, ये क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइडेड होती है IW और Iμ। Iμ क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट, और IW है कोर लॉस करंट कंपोनेंट IW। अब हमें पता है कि जैसे आपने इंडक्शन मोटर में देखा हो तो इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच में जो गैप होता है जिसे हम एयर गैप बोलते हैं, उस एयर गैप की वजह से इसका इंडक्शन मोटर का रिलेक्टेंस हाई हो जाता है। और जब रिलेक्टेंस हाई हो गया तो इसलिए इसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग या नो लोड करंट की रिक्वायर होती है उस अमाउंट ऑफ फ्लक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर इस पॉइंट से कंक्लूड क्या निकला, कंक्लूजन ये है कि इंडक्शन मोटर में जो नो लोड करंट की वैल्यू होती है वो होती है 25 to 40% ऑफ रेटेड करंट, जबकि ट्रांसफार्मर में वही करंट नो लोड करंट 2 to 5% होती है रेटेड करंट की। जैसे कि यहाँ पर दिखाया कि इंडक्शन मोटर हैज़ हायर रिलेक्टेंस बिकॉज ऑफ एयर गैप की वजह से। तो इससे क्या होगा, नो लोड करंट जो है आपकी इंडक्शन मोटर में वो कंसिडरेबली लार्जर होती है इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर एज़ कम्पेयर टू ट्रांसफार्मर। तो नो लोड करंट जो हो गई वो इंडक्शन मोटर में ज़्यादा होती है ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में। तो इंडक्शन मोटर में जो नो लोड करंट हो गई वो हो गई 25 to 40% रेटेड के, और ट्रांसफार्मर में जबकि ये होती है 2 to 5% ऑफ रेटेड के। तो ये है स्टेटर मॉडल ऑफ इंडक्शन मोटर, स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट V1 I1 रेजिस्टेंस R1 X1, और ये है उसके दो कंपोनेंट्स शंट ब्रांचेस, और फिर फाइनली ये है इसके इंड्यूस्ड EMF E1 स्टेटर के लिए। अब हम देखते हैं रोटर के लिए इक्विवेलेंट सर्किट। तो रोटर में जैसा मैंने बताया था यहाँ पे रोटर का जो वोल्टेज होता है वो होता है E2S या SE2 नोट। रोटर का करंट I2, रेजिस्टेंस है R2 और उसका रिएक्टेंस है SX2 नोट, और रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है स्लिप फ्रीक्वेंसी SF। अब आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि स्टेटर की फ्रीक्वेंसी तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, जबकि रोटर की फ्रीक्वेंसी स्लिप फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्या करना है कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है रोटर वाली भी, तो रोटर में जो करंट आएगी वो I2 क्या आएगी, E2S अपॉन R2 प्लस JX2S। यहाँ से हम क्या करेंगे, स्लिप से डिवाइड करते हैं। तो स्लिप से डिवाइड करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो आपका रिएक्टेंस और जो इंड्यूस्ड EMF है वो दोनों स्लिप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जिससे हम क्या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अब एज सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी। तो एट स्लिप फ्रीक्वेंसी पे रोटर करंट क्या है आपकी I2 इक्वल टू E2S अपॉन R2 प्लस JX2S, जो होती है SE2 नोट, E2S होता है SE2 नोट, ये देखिए अपॉन R2 प्लस JX2 नोट। JX2 नोट यहाँ से देखो X2S है जो वो हो जाता है JX2 नोट। तो अब हम क्या करेंगे, S से डिवाइड करेंगे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जहाँ S है स्लिप, तो जिससे हमें रोटर करंट मिलेगी I2 इक्वल टू E2 नोट अपॉन R2 प्लस अपॉन S प्लस JX2 नोट। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यह देख सकते हैं कि जो रोटर है पहले यहाँ पर जो वो इंड्यूस्ड EMF SE2 नोट था, अब वो क्या हो गया E2 नोट, करंट I2, रिएक्टेंस पहले जो यहाँ पर SX2 नोट था अब वो हो गया X2 नोट, और रेजिस्टेंस हो गया R2 अपॉन S। अब ये S क्या, पहले रेजिस्टेंस नॉर्मल था अब ये वेरिएबल हो गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी F हो गई। अब इस रेजिस्टेंस को हम क्या फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक R2 रेजिस्टेंस रखा और एक रख दिया R2 इंटू 1 माइनस S अपॉन S। अगर इन दोनों को मिलाओगे R2 प्लस R2 इंटू 1 माइनस S अपॉन S, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा R2 अपॉन S।
तो ये क्या है कि इस R2 अपॉन एस को हमने दो पार्ट में डिवाइड, एक रेजिस्टेंस हो गया R2 और दूसरा रेजिस्टेंस हो गया R2 इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस। अब ऐसा क्यों किया? देखो ऐसा करने से क्या हो गया, आपका जो मैकेनिकल लोड है वो इलेक्ट्रिकल लोड के इक्विवेलेंट हो जाएगा। आप पूछोगे कैसे? तो एक चीज़ देखिए कि अगर हम बात करें नो लोड की, इंडक्शन मोटर नो लोड पर, तो नो लोड पे जो स्लिप का मान होता है, नो लोड पे अगर स्लिप होती है, आपको पता है कि नो लोड के केस में क्या होता है कि रोटर की जो स्पीड होती है वो नियर बाय सिंक्रोनस स्पीड होती है, तो रोटर की जो स्लिप होगी वो क्या होगी, लगभग 0 के बराबर। अगर इसी रोटर की स्लिप को हम 0 के बराबर रखते हैं तो ये जो है R2 इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस, यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो ये जो रजिस्टेंस है, लोड रजिस्टेंस, ये बन जाएगा आपका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया? इनफाइनाइट का मतलब हो गया ये है अब ओपन सर्किट, ये है अब ओपन सर्किट। और यही अगर हम इसके ब्लॉक रोटर की बात करें तो नो लोड में आपको क्या मिला था? नो लोड के केस में आपकी जो स्लिप मिली थी वो मिली थी आपको 0, लगभग 0, और लगभग 0 के लिए जो रेजिस्टेंस हो गया वो हो गया इनफाइनाइट। इसका मतलब जो सर्किट है वो एक्ट लाइक एज ओपन सर्किट, जैसा कि ट्रांसफार्मर में होता है। और अगर हम बात करें सेम वही केस सिनेरियो ब्लॉक रोटर के लिए, तो ब्लॉक रोटर की अगर हम बात करें तो ब्लॉक रोटर मतलब रोटर का जो है वो ब्लॉक हो गया, ठीक है, जो हम ब्लॉक रोटर टेस्ट में पढ़ेंगे तो ब्लॉक हो गया, तो उस केस में जो स्लिप का मान है वो आ जाएगी आपकी 1, और स्लिप का मान 1 है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो आपका रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा आपको 0, और इट एक्ट लाइक द शॉर्ट सर्किट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट आपके इलेक्ट्रिकल लोड के टर्म्स है, और यहाँ पर नो लोड और ब्लॉक रोटर आपके मैकेनिकल लोड या इंडक्शन मोटर के लोड के टर्म्स है। तो यहाँ पर नो लोड और जो ब्लॉक रोटर है वो आपका ये रेजिस्टेंस बनाने से R2 इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस बनाने से ये जो लोड है वो आपका इलेक्ट्रिकल लोड की तरह बिहेव करने लग गया, ठीक है। तो इससे हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि आपका जो लोड पहले मैकेनिकल था वो अब मैकेनिकल लोड ही आपका वैल्यू जो देगा वो इलेक्ट्रिकल लोड की तरह ही वैल्यू देगा। तो अब ये हमने क्या किया, आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट रोटर, स्टेटर और रोटर दोनों को जोड़ दो आपस में। तो यहाँ पर जो स्टेटर वाला था I1 V1 R1 X1, और ये जो उसका शंट ब्रांच थी, फिर यहाँ पर जो इंड्यूस रोटर जो पार्ट है, रोटर पार्ट को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो रोटर का रेजिस्टेंस R2, रिएक्टेंस X2 और R2 इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस, इसका मैकेनिकल लोड जो इलेक्ट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने एक चीज़ ये देखी होगी, यहाँ पर जो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस है वो डेस में है, इंड्यूस जीएमएफ भी डेस में, करंट भी डेस में है, ये R2 भी डेस में, ये जो डेस है इसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों किया? देखो क्या हुआ कि हम जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी ट्रांसफार्मर में शिफ्ट करते हैं, या सेकेंडरी को प्राइमरी की तरफ शिफ्ट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके टर्न्स रेशियो से डिवाइड या टर्न्स रेशियो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम हमने भी क्या किया था, यहाँ पर जो आपका रोटर साइड था, जो सेकेंडरी साइड थी, उसको प्राइमरी या स्टेटर साइड लाने के लिए हमने क्या किया, इस E2 को E2 डेस बनाया। E2 डेस बनाने के लिए मतलब E2 डेस बराबर हो गया A इंटू E2 नोट, जहाँ पर A क्या है, A है टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। A क्या है, टर्न्स रेशियो, A होता है प्राइमरी टर्न्स डिवाइडेड विद सेकेंडरी टर्न्स, या आप कह सकते हो प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड विद सेकेंडरी वोल्टेज, और करंट इसका उल्टा होता है, सेकेंडरी करंट बाई प्राइमरी करंट। तो A है टर्न्स रेशियो, तो E2 डेस हो गया A इंटू E2 नोट, और I2 डेस हो गया I2 अपॉन A, क्योंकि करंट में उल्टा होता है, ठीक है। सेम वही अगर बात करूँ रेजिस्टेंस के लिए, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, A स्क्वायर इंटू R2, और रिएक्टेंस हो गया A स्क्वायर इंटू X2 नोट, X2 डेस हो गया A स्क्वायर X2 नोट, और R2 डेस हो गया A स्क्वायर R2। ये तो आपका जो सर्किट है वो है एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। अगर इसी इक्विवेलेंट सर्किट को मेरे को अप्रोक्सीमेट बनाना होता, ठीक है, तो हम क्या करते, इस शंट ब्रांच को उठाकर इसे हम क्या करते, यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, इस R2 X1 को बाद में कनेक्ट करते और इस शंट ब्रांच को उठाकर सबसे पहले इनपुट साइड में ले आते हैं। तो ये जो सर्किट है ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें क्या किया, इक्विवेलेंट सर्किट को हमने क्या किया, शिफ्ट किया, कौन सी को, शंट इम्पीडेंस या शंट ब्रांच को, जिसमें R0 और X0 है, उसको कहाँ पर शिफ्ट किया, इनपुट टर्मिनल में। ये R0 और X0 पहले यहाँ पर जुड़े थे, अब इसको क्या किया मैंने, यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और R1 X1 आगे आ गया, X2 डोस R2 डेस, और ये आपका लोड हो गया R2 डेस इंटू 1 माइनस एस अपॉन एस। तो ये जो सर्किट बना ये बन गया अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। स्टेटर और रोटर को जोड़ के एग्जैक्ट बना दिया, और फिर क्या किया हमने, शंट ब्रांच को प्राइमरी में इनपुट साइड में ऐड करके उसको बना दिया अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट।
आशा करता हूँ कि इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।